नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। पुलवामा के पास याचुगुचन नामक एक गांव में आज एकदम खिलखिलाती धूप निकली हुई थी। खुशबू से भरी हवा और पंछियों की आवाजें इस गांव की शांत सौम्यता को और ज्यादा निखार रहे थे कि तभी अचानक AK-47 राइफल की आवाजें इस सौम्यता को चीर कर रख देती हैं। भारतीय फौज के ऊपर गोलियां बरसाता हुआ एक आतंकी कवर लेने के लिए कोई सुरक्षित सी जगह ढूंढ रहा है। JN के इस कमांडर का नाम है अल्ताफ बाबा और ये अच्छे से जानता है कि आज इसका खेल खत्म हो चुका है। कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक बाबा चारों तरफ से घिर चुका था और अब उसके पास अंत तक लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सेबों के बाग में छिपा यह आतंकी ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर उसकी कौन सी गलती ने उसे आज यहां ला खड़ा किया है। यही सोचते हुए गोलियां बरसा रहे बाबा को अचानक ही एहसास होता है कि उसके और यमराज के बीच की दूरी अब केवल एक मैगजीन जितनी रह गई है। बाबा अपनी आखिरी मैगजीन राइफल में डालता है और फायरिंग करता हुआ अपने राउंड्स गिनना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। उससे थोड़ी सी दूर अपनी पोजीशन ले चुका भारतीय फौज का एक मेजर भी उसके साथ साथ ये गिनती करने में लगा हुआ था। AK-47 की एक मैगजीन में 7.62 mm के ज्यादा से ज्यादा 30 राउंड्स आ सकते हैं और इस टाइप के ऑपरेशंस में महारत ही ये मेजर जानता था कि अभी तक बाबा की नली से कितने राउंड्स निकल चुके हैं। 17, 16, 15, 14। बाबा की आधी मैगजीन खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जैसा हाईली ट्रेन्ड और खतरनाक आतंकी इतनी गोलियों से भी काफी तबाही फिरा सकता था। इस सिलसिले को थोड़ा और लंबा खींचने की आस में बाबा अपनी राइफल को मैनुअल मोड में डाल अब रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था और उधर वो भारतीय मेजर रुक रुक कर अपनी गिनती 5, 4, 3, 2, गोलियों का एक काउंटडाउन खत्म होते ही 6.5 फुट का ये भारतीय मेजर उस बाग की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। इस मेजर का बड़ी सिपाही कवर फायरिंग करने लगता है और देखते ही देखते ये मेजर इस घने बाग की हरियाली में धूमिल हो जाता है। सर, वी हैव गॉट अल्ताफ बाबा। 5 मिनट बाद अपनी छाती से बुलेट प्रूफ जैकेट उतारता हुआ ये मेजर 44 RR के अपने CO को इस सफल ऑपरेशन की सूचना दे रहा होता है। मेजर, तुम्हें कैसे पता कि वो बाबा ही है? अपने CO के मुंह से सुन थोड़ा सा मुस्कुराने के बाद ये मेजर कहता है, सर, मेरा पैर उसकी राइफल पर है और आंखें उसके चेहरे पर। ये सुनने के बाद 44 RR का CO अपने इस ऑफिसर से कुछ और पूछना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई मामूली सा ऑफिसर नहीं, बल्कि वो महाभीम है जो अपने नाम मात्र से ही आतंकियों की रीढ़ में कंपकपी दौड़ा दिया करता है। 6.5 फुट का ये शेर मौत के मुंह में खड़ा हो यमराज के दांत गिन लिया करता है। दुश्मन के ऊपर प्रलय बन के टूटने वाले तमिलनाडु के इस बाहुबली का नाम है मेजर मुकुंद वरदराजन।
नमस्कार, जय मां भारती। इस एनकाउंटर के बाद मेजर वरदराजन घाटी में एक फिनोमेना, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। यहाँ पोस्टेड हर एक फौजी केवल उन्हीं के बारे में बात कर रहा होता है, खास तौर पर उनकी उस गोलियां गिनने वाली टेक्निक के बारे में। जो लोग उन्हें नहीं जानते थे वो ये सोचकर हैरान थे कि कितनी तनावपूर्ण सिचुएशन में, जब चारों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हों, कोई इंसान एक बंदूक से निकलने वाली गोलियों का इतना सटीक हिसाब आखिर कैसे रख सकता है। यही कारण था कि अब मेजर वरदराजन को अलग अलग संज्ञाएं दी जाने लगी थी। कोई उनको 44 RR का बाहुबली बुला रहा था तो कोई कॉम्बैट का MS धोनी। ये सारा हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन बाबा का मारा जाना फौज के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी, इसको ले किसी भी फौजी के मन में जरा सा भी संदेह नहीं था। ये वो आतंकी था जो JEM और हिजबुल के बीच नेटवर्क स्थापित कर न जाने कितने आत्मघाती दस्ते अब तक घाटी के अंदर घुसा चुका था। इस एनकाउंटर में फौज को बाबा के पास से कई सारे फोन नंबर्स और मैट्रिक्स कोड्स भी मिले थे, कोड जिन पर एक नजर डालते ही समझ आ रहा था कि इन्हें ISI द्वारा तैयार किया गया है। आने वाले समय में ये कोड्स आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रूट्स और उन सिविलियन ऑपरेटिव्स का खुलासा करने वाले थे जो इन आतंकियों को सुरक्षा और अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध कराया करते थे। अगले कुछ महीनों में मेजर वरदराजन का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बाबा से मिले इन कोड्स को क्रैक करने पर होता है और इसके लिए वो श्रीनगर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिटैचमेंट की सहायता भी ले रहे थे। ये कोड्स क्रैक करना मेजर वरदराजन के लिए एक जुनून सा बन चुका था। वो हर दूसरे दिन श्रीनगर जाते और इन कोड्स को क्रैक करने का प्रयास किया करते। असल में उनको पूरा विश्वास था कि इन कोड्स के अंदर कोई ना कोई ऐसी जानकारी तो जरूर है जो उनको आतंकियों के किसी बड़े प्लान या फिर टारगेट तक पहुंचा सकती है। लगभग 3 महीने चले प्रयासों के बाद मेजर वरदराजन और इंडियन आर्मी के विशेषज्ञ इन कोड्स को क्रैक कर ही लेते हैं और जब मेजर इन कोड्स से मिली जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका वो शक बिल्कुल सही साबित होता है। इन कोड्स के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण और हाई लेवल इनक्रिप्टेड जानकारी भरी पड़ी थी। इन कोड्स में बंद कई रहस्यों में से एक रहस्य था शोपिया के पास स्थित काजी पथरी गांव का नक्शा। इस नक्शे में उन घरों की बहुत ही सटीक जानकारी दी हुई थी जिनका इस्तेमाल सीमा पार से आने वाले आतंकियों को शरण देने के लिए किया जाता था। इस इंटेलिजेंस के अनुसार LOC क्रॉस करके आने वाले आतंकी यारवान के जंगलों से होते हुए इस गांव में आते थे और कुछ दिन इन घरों में बिताने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाया करते थे। इन कोड से मिली इंटेलिजेंस के आधार पर मेजर वरदराजन तुरंत एक क्लासिफाइड रिपोर्ट तैयार करते हैं और इस गांव के उन सभी घरों को एक सैटेलाइट मैप पर मार्क करने के बाद अपने CEO के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। सर, इन सभी घरों को सर्वेलेंस पर डाल दिया गया है। अपने CEO कर्नल अमित सिंह डबास को ब्रीफ करते हुए मेजर आगे कहते हैं, और टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इस एरिया में पूरी तरह इनएक्टिव नजर आएंगे। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी यहाँ हमारे हाथ कुछ बड़ा जरूर लगेगा। काजी पथरी में सर्वेलेंस करते 44 RR को लगभग 7 महीने हो चले थे और आज 25 अप्रैल 2014 का दिन था। मेजर मुकुंद वरदराजन चार्ली कंपनी की मेस में लंच करने के लिए अभी बस बैठे ही थे कि तभी उन्हें अपने ग्राउंड सोर्स से एक इनपुट मिलता है और ये इनपुट कुछ ऐसा था जो पहला टुकड़ा तोड़ने से पहले ही उन्हें खाने की मेज से उठा देता है। JEM का नया नवेला कमांडर अल्ताफ वानी काजी पथरी में छिपा हुआ था। अल्ताफ इस गांव के उन्हीं घरों में से एक के अंदर छिपा हुआ था जिन्हें मेजर वरदराजन ने बाबा के कोड से आइडेंटिफाई किया था। इस इनपुट का मतलब यह था कि एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले मेजर वरदराजन अपनी क्विक रिस्पांस टीम को ऑपरेशन के लिए तैयार होने का आदेश देते हैं और फिर उसके बाद अपने CEO को फोन मिलाते हैं। सर, मेरे पास A1 इंटेलिजेंस है कि अल्ताफ उस गांव में छिपा हुआ है। मैं अपनी QRT के साथ निकल रहा हूं। बाबा के मारे जाने के कुछ दिनों बाद ही उसके चेले अल्ताफ का नाम इंडियन आर्मी के रडार पर पॉप करने लगा था। उसको JEM में बाबा के स्थान पर डिविजनल कमांडर बनाया गया था और अब ये नया नवेला कमांडर अपने गुरु के काम को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने और फैलाने के लिए कुछ ज्यादा ही छटपटा रहा था।
दोपहर के 3 बजते बजते क्यूआरटी 6-6 के बड़ी पेयर्स में बढ़ जाती है और उस 2 मंजिला घर का घेराव करना शुरू कर देती है जिसके अंदर अल्ताफ के छिपे होने की इंटेलिजेंस थी। इसके बाद मेजर वरदराजन सबसे पहले वो ही करते हैं जो वो सिविलियन एरिया में होने वाले इस प्रकार के ऑपरेशंस में हर बार किया करते थे। वो सबसे पहले अपने आदमियों को इस इलाके में रहने वाले सभी सिविलियंस को सुरक्षित बाहर निकालने का आदेश देते हैं। अप्रैल की इस दोपहर मेजर वरदराजन और उनके साथियों ने जिस घर के ऊपर अपनी आंखें गड़ाई हुई थी वो इस गांव का सबसे बड़ा घर था। ये घर एक बड़े से कंपाउंड के अंदर था जिसमें एक विशाल बगीचा और 2 पक्के आउट हाउस भी बने हुए थे। शुरुआती स्कैनिंग करने के बाद मेजर वरदराजन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हैवी कैलिबर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इस घर के अंदर सिविलियंस भी हो सकते थे और उनकी संख्या पता लगाने का फौज के पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ मिनट बाद फौजी स्नाइपर्स भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और पड़ोसी घरों की छतों पर अपनी अपनी पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि यह घर इस गांव में सबसे ऊंचा था इसलिए शार्प शूटर्स को भी अपने टारगेट्स का क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा था। अभी मेजर वरदराजन अपनी टीम के साथ इस ऑपरेशन की फाइनल ब्रीफिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें इस गांव के एक निवासी से कुछ बहुत ही भयावह जानकारी मिलती है। घर के अंदर अल्ताफ अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ लश्कर के 2 और आतंकी छिपे हुए थे। सर अल्ताफ अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और आतंकी हैं। आई रिपीट, उसके साथ 2 और आतंकी हैं। हम बस कांटेक्ट करने ही वाले हैं। मेजर वरदराजन रेडियो पर अपने सीओ कर्नल डबास को ये जानकारी दे देते हैं, लेकिन इससे पहले कि सीओ साहब वापस कुछ बोल पाते पूरा गांव गोलियों के शोर से दहल उठता है। गोलियों की आवाज सुनने के लिए कर्नल डबास को रेडियो की आवश्यकता नहीं थी। उनकी बटालियन का हेडक्वार्टर गांव से ज्यादा दूर नहीं था और वो समझ चुके थे कि उनके सबसे फाइनेस्ट ऑफिसर का काम शुरू हो चुका है। गोलियों की पहली आवाज कान में पड़ते ही कर्नल डबास अपनी यूनिट के और फौजियों को लोकेशन के लिए रवाना कर देते हैं और इसी के साथ एक अत्यंत भीषण फायर फाइट का शंखनाद हो जाता है। इस 2 मंजिला घर के अंदर छिपे आतंकी फौजियों के मुकाबले एक बहुत अच्छी पोजीशन में थे और अपनी इसी पोजीशन का फायदा उठा उन्होंने फौजियों के ऊपर फायरिंग करना भी शुरू कर दिया था। उधर मेजर वरदराजन से इशारा मिलते ही उनके साथियों ने भी वापस फायरिंग करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन उनको अपने टारगेट्स की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। उनको यह अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि आतंकी इस घर के किस हिस्से में छिपे हुए हैं और ये भारतीय फौजी थे, अपनी आंखें बंद करके इस पूरे घर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां भी नहीं बरसा सकते थे। आतंकियों की तरफ से पहली गोली चले 1 घंटा हो चला था। अभी तक उनकी पोजीशन को पिन पॉइंट नहीं किया जा सका था और तभी मेजर वरदराजन की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है जिसमें घंटे की सुई 5 पर पहुंच चुकी थी। मेजर वरदराजन अच्छे से जानते थे कि उन्हें सूरज ढलने से पहले पहले कुछ ना कुछ तो अवश्य करना ही होगा। एक बार यदि अंधेरा छा गया तो आतंकियों की एडवांटेज कई गुना और बढ़ जाएगी, जिसका मतलब यह था कि वो कॉर्डन से सुरक्षित बाहर निकल भागने में भी सफल हो सकते थे। अपने करियर में पहली बार एक ऑपरेशन के दौरान मेजर वरदराजन का सामना दुविधा और संकोच से हो रहा था, लेकिन वो जानते थे कि यह समय संकोच करने का तो बिल्कुल नहीं है। अगर आज अल्ताफ यहां से बचकर निकल गया तो भविष्य में उसका दोबारा पकड़े जाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि उसके जैसे शैतानी दिमाग एक ही गलती को दोबारा नहीं दोहराया करते। मेजर वरदराजन को पता था कि यह ऑप्शन तो उनके पास है ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर वो अल्ताफ को यहां से भागने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इसके अलावा एक और कारण ऐसा था जो आज के इस ऑपरेशन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा था। अभी 1 दिन पहले अनंतनाग में चुनाव आयोग की एक बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक पोलिंग ऑफिसर मारा गया था जबकि 5 लोग घायल हो गए थे। पोलिंग स्टाफ के ऊपर हुए इस हमले के लिए यही 3 आतंकी जिम्मेदार थे जो अभी इस समय काजीपत्री गांव के इस घर के अंदर छिपे हुए थे। मेजर वरदराजन बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि आज ये तीनों यहां से बच निकले तो घाटी में लोकतंत्र एक मजाक बन के रह जाएगा और वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे।
समय हाथ से निकला जा रहा था। कोई दूसरा रास्ता ना देख मेजर वरदराजन को एक प्लान सूझता है। वो अपने बड़ी सिपाही विक्रम सिंह के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। विक्रम अपना सर हाँ में हिलाते हैं और फिर पीछे मुड़ बाकी साथियों की तरफ अपने हाथों से कुछ इशारे करने लगते हैं। विक्रम से सिग्नल मिलते ही क्यूआरटी के बाकी मेंबर्स अपनी अपनी राइफल्स को रीलोड करते हैं और फिर मेजर वरदराजन और सिपाही विक्रम सिंह अपने पेट के बल उस घर के बगीचे में घुसना शुरू कर देते हैं। अब पीछे से मिल रही कवर फायर की सुरक्षा में दोनों भारतीय फौजी इस घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आतंकियों की तरफ से आने वाली गोलियां इनके सरों के ऊपर से सर करती हुई गुजर रही होती हैं। दुश्मनों की गोलियों के नीचे कई मिनटों तक रेंगने के बाद जैसे ही ये दोनों फौजी इस घर के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, मेजर वरदराजन अपने बैग से एक आईडी निकाल प्लांट करना शुरू कर देते हैं। आईडी प्लांट कर उसे एक्टिवेट करने के बाद मेजर वरदराजन विक्रम की तरफ पीछे हटने का इशारा करते हैं और अभी ये दोनों फौजी ठीक से एक सुरक्षित फासले पर पहुंचे भी नहीं होते ठीक 5:30 बजे कानों को सुन कर देने वाला एक धमाका होता है और इस घर का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो नीचे ढह जाता है। इससे पहले के मलबे का धुआं छट पाता, मेजर वरदराजन और विक्रम अपने अपने वेपन्स को बस्ट मोड में डालते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए एक तूफान की तरह इस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर घुसते ही इन दोनों फौजियों का स्वागत गोलियों की एक झड़ी से होता है जो मलबे के अंदर दबे एक आतंकी की राइफल से निकल रही थी। इनमें से एक गोली मेजर वरदराजन की कलाई को छूते हुए निकलती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए उस आतंकी के ऊपर कई गोलियां बरसा डालते हैं। मेजर वरदराजन की राइफल से निकली इन गोलियों में से एक भी अपना निशाना नहीं चूकती। तीन में से पहला आतंकी नरक का रास्ता पकड़ चुका था। मेजर आगे बढ़ इसका चेहरा देखते हैं, लेकिन ये वो चेहरा नहीं था जिसे उनकी आंखें ढूंढ रही थीं। मेजर को अच्छे से पता था कि अल्ताफ कैसा दिखता है और ये अल्ताफ नहीं था। इसका मतलब ये था कि अल्ताफ और दूसरा आतंकी अभी भी घर के अंदर ही थे और ये मलबा उन्हें एक सुरक्षित कवर प्रदान कर रहा था। अभी मेजर वरदराजन और विक्रम अपनी अगली मूव के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी घर के एक अंधेरे कोने से 2 ग्रेनेड्स हवा में प्रकट होते हैं। ग्रेनेड्स को देखते ही दोनों फौजी कवर लेने के लिए मलबे की तरफ छलांग लगाते हैं। दोनों ग्रेनेड्स इनसे केवल 1 फीट की दूरी पर गिरते हैं और इनसे निकलने वाले श्रैपनेल्स दोनों फौजियों को छूते हुए मलबे में धंस जाते हैं। ग्रेनेड्स के धमाके को एक कवर की तरह इस्तेमाल करते हुए ये दोनों आतंकी अब फायरिंग भी ओपन कर देते हैं और तभी मेजर की नजर एक आतंकी के ऊपर पड़ती है जो फुल स्पीड में घर से बाहर की तरफ भाग रहा था। एक छोटे से क्षण के लिए मेजर वरदराजन की आंखें इस आतंकी की आंखों से टकराती हैं और वो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि अल्ताफ है। हाँ कैप्टन, क्या अपडेट है? कर्नल डबास लोकेशन पर मौजूद अपने एक ऑफिसर से पूछते हैं तो वो उत्तर देता है, सर अल्ताफ आउट हाउस में छिपा हुआ है और मेजर वरदराजन विक्रम के साथ उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। इस समय पर क्यूआरटी के बाकी फौजी घर के ऊपर फायरिंग करना जारी रखते हैं क्योंकि उनके अनुसार तीसरा आतंकी अभी भी घर के अंदर ही था, लेकिन उनका यह अंदाजा गलत होने के साथ साथ अत्यंत घातक भी साबित होने वाला था। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद मेजर वरदराजन एक ग्रेनेड आउट हाउस के अंदर फेंक देते हैं। जोर का धमाका होता है और सबको लगता है कि इस धमाके ने अल्ताफ को बुरी तरह घायल तो कर ही दिया होगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों भारतीय फौजी आउट हाउस के अंदर घुसते हैं, गोलियों की एक बौछार सिपाही विक्रम सिंह के शरीर से होती हुई गुजर जाती है। असल में ग्रेनेड ने एक आतंकी को तो मार दिया था, लेकिन उसके साथ आउट हाउस में एक और आतंकी छुपा हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि जब अल्ताफ घर से निकल बाहर की तरफ भागा था तब वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ दूसरा आतंकी भी था जो मेजर वरदराजन के ग्रेनेड से अब मारा गया था। मतलब ये कि अल्ताफ अभी भी जिंदा था।
सिपाही विक्रम सिंह को 2 गोलियां लगती हैं। एक उनके गले के आर पार हो जाती है जबकि दूसरी उनके जबड़े में आकर फंस जाती है। लेकिन फिर भी नीचे गिरने से पहले हरियाणा का ये जाट अल्ताफ के ऊपर कई राउंड्स फायर करता है, लेकिन अल्ताफ आउटहाउस के अंदर पड़े लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों के पीछे छिपा हुआ था। उधर जैसे ही मेजर वरदराजन अपने इस बडी को नीचे गिरते हुए देखते हैं, उन्हें आभास हो जाता है कि वो अपनी टीम के एक सबसे निडर और विश्वसनीय फौजी को हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। वो जानते थे कि इस प्रकार की परिस्थितियों में भावनाओं और शोक जैसी चीजों के लिए कोई स्थान नहीं होता। अपनी आंखें अपने बडी से हटाते हुए बिना एक क्षण का संकोच किए मेजर वरदराजन आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपनी AK-47 राइफल से अल्ताफ के ऊपर ताबड़तोड़ लोहा बरसाना शुरू कर देते हैं। साढ़े 6 फुट के इस बाहुबली का ऐसा विराट रूप देख पीछे से कवर प्रदान कर रहे अनुभवी फौजी भी एक बार को दंग रह जाते हैं। अपनी राइफल से अल्ताफ के ऊपर अग्नि वर्षा करने के बाद मेजर वरदराजन मुस्कुराते हुए आउट हाउस से बाहर निकलते हैं और तभी एक फौजी तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास आता है। कंफर्म कर लो मरा है या नहीं। मेजर वरदराजन अपने इस ऑफिसर को यह आदेश देते हैं तो वो बिना कुछ बोले बस उनके मुंह को ताकता रहता है। अरे क्या हुआ, जाओ चेक करो। मेजर दोबारा आदेश देते हैं तो ये ऑफिसर किसी तरह हिम्मत कर उत्तर देता है, वो सर आपको गोलियां लगी हैं। अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार। अविश्वास से भर चुका है तमिलियन शेर पहले तो हंसते हुए ये कहता है और फिर जब अपनी आंखें कर नीचे देखता है तब जाकर उसे पता चलता है कि उसके पेट में 3 गोलियां लग चुकी हैं। अरे ये कैसे हो गया। अपने घावों पर हाथ रख जैसे ही मेजर वरदराजन ये कहते हैं, बाकी के फौजी भी उनके पास पहुंच जाते हैं। यार वी गॉट हिम, लेकिन साली किस्मत थोड़ी खराब निकली। विक्रम हमें छोड़ के चला गया। मेजर वरदराजन को बाहर निकाल रहे फौजियों के लिए अपनी आंखों पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इतना खून बह जाने के बाद एक इंसान बात करना तो छोड़ो, होश में भी कैसे रह सकता है। मेजर वरदराजन को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। इसके अलावा कर्नल डबास रास्ते में पड़ने वाले पुलवामा के सिविल हॉस्पिटल फोन करके वहां के डॉक्टरों को भी मेजर वरदराजन की कंडीशन समझा देते हैं। उनको लग रहा था कि बीच रास्ते में रुककर भी मेजर वरदराजन को उपचार देने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज वो गलत थे। काजी पथरी से कुछ ही दूर पहुंचने के बाद 44 राष्ट्रीय राइफल्स का ये बाहुबली जीवन का साथ छोड़ वीरगति का हाथ थाम लेता है। – 2015 में गणतंत्र दिवस के दिन मेजर मुकुंद वरदराजन को मरणोपरांत अशोक चक्र और सिपाही विक्रम सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर वरदराजन का मेडल स्वीकार करने उनकी पत्नी इंदु वरदराजन अपने सास ससुर और 4 साल की बच्ची के साथ नई दिल्ली आती हैं और ये सम्मान लेते समय उन्हें अपने पति के वो शब्द बार बार याद आ रहे होते हैं। इंदु, मुझे एक वचन दो, अगर मुझे लाइन ऑफ ड्यूटी में कभी कुछ हो गया तो तुम बिल्कुल भी नहीं रोगी। जो गुम हुआ है संग उसे ढूंढते हैं, हमको पता है रहता वो यहीं कहीं है। अपने पति को दिए इस वचन को इंदु वरदराजन बिल्कुल आखिर तक निभाती हैं। जब मेजर वरदराजन के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चेन्नई लाया जाता है तो इंदु के शांत चित्त स्वभाव को देख पूरा देश उसके हौसले को अपने हाथ जोड़ नमन करता है। तेरी आवाज ने आवाज भी न दी हमको, पलट कर देखे हमको भी मौका नहीं था।
मेजर वरदराजन की वीर गति के 3 दिन बाद उनके सीईओ कर्नल डबास उनकी याद में इंदु को 5 पन्नों की एक चिट्ठी लिखते हैं। हम में से हर वो व्यक्ति जो उसे जानता था इस नुकसान से उबरने के लिए अपने अपने तरीके खोज ही लेगा। धीरे धीरे व्यथा कम होती जाएगी और जब ये पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी तब केवल 2 ही चीजें रह जाएंगी, गौरव और सम्मान। हमने चाहा रोक ले अपने हाथों में, वक्त फिसलता ही रहा उस पे पहरा नहीं था। भर लो बाहों में कि आज मुझे नींद आए, तेरे बिना कई रातों से सोया नहीं